होता है जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब है जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, जैसे आपने न्यूटन का गतिविधि प्रथम नियम पढ़ा था, उसमें आपने जड़त्व के बारे में पढ़ा था, है ना। जड़त्व किसे कहेंगे, या जड़त्व किसी कोई ऑब्जेक्ट है, उस वो ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में अगर वो जिस पोजीशन में है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो मोशन कर रहा है तो मोशन में ही रहेगा। ठीक है, तो इसी गुण को जिसमें वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, तो पदार्थ के उस गुण को हम क्या कहते हैं, जड़त्व। ठीक है, तो वैसे ही स्ट्रेट लाइन मोशन में आपका जो मास होता है उसमें ये एक प्रॉपर्टी होती है जड़त्व की। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक्सिस के राउंड रिवॉल्यूशन कराते हैं या घुमाते हैं या घूमती है वो वस्तु, तो उसमें भी एक आघूर्ण लगता है, जड़त्व आघूर्ण लगता है। ठीक है, जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन में जड़त्व है, वैसे ही ये सर्कुलर मोशन यानी किसी एक्सिस के चारों ओर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसमें एक आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण लगता है। उसी को हम जड़त्व, उसी प्रॉपर्टी को हम जड़त्व आघूर्ण कहेंगे। यानी कि जो उसको घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, यानी कि जो किसी एक्सिस के चारों ओर अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसकी प्रवृत्ति क्या रहेगी, घूमते रहेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, है ना। तो ये सर्कुलर मोशन के लिए भी होता है, यानी रोटेशनल मोशन के लिए भी होता है। तो इसमें देखो, जैसे माना कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई m मास है, इसका ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है किसी एक्सिस के चारों, ये एक्सिस है सपोज, इस पूरे का ऑब्जेक्ट का मास m है, तो इसके चारों ओर ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो इसको इसके वेग में परिवर्तन कब होगा, जब इसमें एक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो घूमती हुई वस्तु में जो फोर्स लगता है उसको हम कौन सा फोर्स कहेंगे, फोर्स ऑफ मोमेंटम, यानी कि बल आघूर्ण, जो टॉर्क आपने पढ़ा था। ठीक है, जैसे जब कोई ऑब्जेक्ट इस स्ट्रेट लाइन में चलता है तो उसमें जो फोर्स लगता है, जैसे बॉल है, लुढ़क रही है, तो कुछ समय बाद वो रुक जाती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन के कारण वो रुकती है। उसके अब कोई वस्तु ऐसे घूम रही है, इसी एक्सिस के चारों ओर घूम रही है। ठीक है, तो इस वस्तु को चलाने के लिए या इसको रोकने के लिए हमें भी एक फोर्स की जरूरत पड़ती है ना। तो जरूरत पड़ती है, तो उसी फोर्स को हम क्या कहेंगे, बल आघूर्ण या टॉर्क कहेंगे, है ना। घूमती हुई वस्तु में टॉर्क लगता है, और जो वस्तु स्ट्रेट लाइन में किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है उस पे एक फोर्स लगेगा। ठीक है, सेम कंडीशन है। तो जड़त्व आघूर्ण क्या है कि कोई वस्तु किसी भी एक्सिस के चारों ओर अगर रोटेशन कर रही है तो उसकी प्रवृत्ति अपने रोटेशन को बनाए रखने की होती है। ठीक है, यही इसका जड़त्व आघूर्ण होता है। जैसे उसमें जड़त्व होता है, वैसे ही घूमती हुई वस्तु में क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण होता है। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण कहते किसे हैं, जड़त्व आघूर्ण I इक्वल टू होता है फॉर्मूला आपका mr²। सपोज आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम है, इस टाइप का एक सिस्टम है, एक निकाय है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या हैं, कण हैं, m1 सपोज, m2, m3 और m4, m5 और mn हम कह सकते हैं। ठीक है, और इसका एक पॉइंट होता है सेंटर ऑफ पॉइंट, और ये इसको गुणन अक्ष कहेंगे, यानी कि जिसके चारों ओर वो घूम रहे हैं, गुणन अक्ष, एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो आपके मास तक की डिस्टेंस है वो क्या है, r1, r2, r3। ठीक है, माना ये O है, गुणन अक्ष क्या है, O है, गुणन अक्ष के चारों ओर ये सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक पार्टिकल के लिए हो जाएगा mr², दूसरे पार्टिकल के लिए
m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, जितने भी आपके पार्टिकल, ठीक है, ये अलग अलग हो जाएंगे। अब इनका टोटल का इनर्शिया कितना हो जाएगा? टोटल का इनर्शिया I इक्वल्स टू हो जाएगा, सबको हम जोड़ देंगे, m r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट जितने भी पार्टिकल हैं आपके पास mn rn स्क्वायर। तो I इक्वल्स टू इसको हम सिग्मा लिख सकते हैं, सिग्मा mr स्क्वायर लिख सकते हैं, सिग्मा वेयर सिग्मा इज समेशन, ठीक है, यानी कि इन सब के जो आपकी इनर्शिया है, सारे के सारे जो पार्टिकल है उनके अलग अलग आपने जो इनर्शिया निकाले ना, उन सब के इनर्शिया का बीजगणितीय योग, ठीक है, तो उसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, ठीक। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी पार्टिकल के मास और जो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है r, उसके स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन को ही हम क्या कहेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम I से डिनोट करते हैं, I इक्वल्स टू सिग्मा mr स्क्वायर, यानी कि मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इनटू मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस उसका स्क्वायर, ठीक है, यानी कि रोटेशनल एक्सिस से जितनी उसकी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन को क्या कहेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे, ठीक है। तो I इक्वल्स टू सिग्मा mr स्क्वायर, इसका जो मात्रक हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी अगर हम विमा निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे, तो डायमेंशन आ जाएगी इसकी m की m हो जाएगी और r की l स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी ml स्क्वायर। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी डायमेंशन ml स्क्वायर। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किन किन बातों पर आपका डिपेंड करता है, ठीक है। पहला तो वो मास पे डिपेंड करेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा का मतलब ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम किसका होगा, ज्यादा किसका होगा, कैसे उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होंगी, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा किस पे? फर्स्ट पॉइंट है कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहला तो जो उसमें डिपेंड करेगा, पहला किस पे डिपेंड करेगा? किस जो ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता करना है उसके मास पे, ठीक है। और दूसरा जो आपकी एक्सिस है, ठीक है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कहाँ पर है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यानी कि घूर्णन अक्ष पे डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और तीसरा पॉइंट आता है वो मास डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कैसे पूरे ऑब्जेक्ट में मास का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास in the object, कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हमारी तीन बातों पे डिपेंड करता है। पहला मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब पहला तो मास पे डिपेंड करेगा, यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसका मास ज्यादा है, कम है, कितना है, ठीक है। दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि जो मास है वो एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, ठीक है। और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ठीक है। तो ये आपके तीन चीजें इसमें जो है ये डिपेंड करता है। उसके बाद फॉर एग्जांपल, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे माना आपके पास एक इस टाइप का, ध्यान से देखना, इस टाइप का मास है, ठीक है। ठीक, एक ऐसा है, ये इसकी पूरा लक्ष्य होगी, ठीक। एक ऐसा है और एक मास हमारा इस टाइप का है,
समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे होगा करके, डायग्राम पे मत जाना कि डायग्राम कैसा है, ठीक है। तो देखो हमारे पास तो ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिनको हमने क्या करना है, किसी एक्सिस के चारों ओर घुमाना है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट सेम मास के हैं, क्या है, सेम मास के हैं, ठीक है, सेम मास के हैं, लेकिन इसका जो मास है वो ऐसे लगा हुआ है और इसका मास जो है यहाँ, अगर रोटेशनल एक्सिस है कोई, ठीक है, ये रोटेशनल एक्सिस है, इसका मास ऐसे है, तो इन दोनों में से किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा ये बताना, ठीक है। तो इन दोनों में से इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, बिकॉज ऑफ इसका मास कैसा है, कहाँ है, ये जो घूर्णन एक्सिस है ना, घूर्णन एक्सिस से ज्यादा दूरी पर है कि नहीं। जितनी ज्यादा दूरी पर अगर मास होगा घूर्णन एक्सिस से, उतना ज्यादा उसका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है। जैसे आपने एग्जांपल से आपको बताती हूँ, साइकिल का पहिया या गाड़ी के पहिए देखे हैं ना, उसका सारा का सारा मास कहाँ होता है, घूर्णन एक्सिस सेंटर पे होती है ना, लेकिन उसका मास देखो, मास का जो मटेरियल होता है, जो पहिए का मटेरियल होता है, वो कहाँ लगा रहता है, उसके बाहर चारों ओर। जितना वो घूर्णन एक्सिस से दूरी पर होगा, उतना ज्यादा उसका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब साइकिल चलाते हैं, आपने किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा, साइकिल जब चलाते हैं तो क्या होता है, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब, ये अपनी जो पोजीशन है उसमें रहने का प्रयत्न करती है, ठीक है, अपनी पोजीशन चेंज का विरोध करती है, यही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। तो चेंज करने के लिए हमें बलाघूर्ण लगाना पड़ेगा उसमें। तो जो आपने साइकिल का पहिया है उसका एक्सपीरियंस किया होगा, कभी साइकिल चलाई तो उसमें देखना, कभी आप साइकिल चलाते हो, चलाते चलाते आप पैडल रोक देते है ना, पैडल रोकने के कुछ टाइम बाद भी पहिया घूमते रहता है, बिकॉज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाता है क्योंकि उसका पहिए का सारा मास कहाँ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस पे है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम किसका होगा, ज्यादा किसका होगा, वो समझ में आ गया ना। एक्सिस से जितना ज्यादा दूरी पर उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन तीन बातों पर डिपेंड करता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितना मास है उसका, और एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, और कितना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, कैसा वितरण है मास का, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपकी डिपेंड करती हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आया ना, ठीक है। तो पहिए का एग्जांपल मैंने आपको दिया कि पहिए में जो मास मटेरियल होता है, जो पहिए का मटेरियल होता है, वो जो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे काफी दूरी पर होता है ना, जिसकी वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और वो घूमने लगता है। क्लियर हो गया। तो ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया।